नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान किया, रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा कि अपने 34 साल के राजनीतिक अनुभव में मैंने इतना उत्साह कभी नहीं देखा। कुल मिलाकर 74% का मतदान इस बार हुआ। आदमपुर की जनता ने दिल खोलकर वोट किया। ज्यादा मतदान किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है, आज का पूरा चुनावी आकलन क्या कुछ रहा, बारीकी से इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जरा रिपोर्ट पर एक नजर पहले आप डाल लीजिए। हरियाणा में जिस घड़ी का इंतजार था वो खत्म हुआ। अब इंतजार काउंटिंग का होगा। हिसार जिले में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसके लिए 70% से ज्यादा मतदान हुआ। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चली, जिसके लिए आदमपुर में कुल 180 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। किसी भी हिंसा की आशंका को देखते हुए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हुआ। आदमपुर उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। अपना विधायक चुनने के लिए लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। करीब 1,71,473 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत को कैद कर दिया। वहीं युवाओं और महिलाओं के साथ बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह था। कई बुजुर्ग व्हील चेयर तक पर बैठकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे और आदमपुर उपचुनाव में दिग्गजों ने भी वोट डाला। आदमपुर का विकास का मुद्दा है और इस चुनाव में हमें आशा है कि आदमपुर हल्के का विकास होगा। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ? नहीं, उस 26 साल से जो सरकार में नहीं हो उसके कुलदीप जी डाउन रहा फाल। बाबा की उम्र कितनी है? 94 है इनकी। लेकिन 94 के हैं तो भी वोटिंग के लिए पहुंचे हैं सुबह सुबह। जी जी। किस तरह दिखता है उसको? देखिए, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, छत्तीस बिरादरी के मेरे परिवार का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आज भी मिल देखने। भव्य भजनलाल परिवार की नई पीढ़ी, आप किस तरह से देख रहे हैं भविष्य को और किस तरह से काम करने का मूड है, क्या रहेगा? पहले तो नतीजों की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और बात रही सेवा की, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ एक नई सोच लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच में आपने रखा? जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं, आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों ने जो हमें संभावना थी, जो हमारी सोच थी कि लोग आदमपुर की बदहाली के खिलाफ, लोग इस सरकार की भ्रष्टाचारी पॉलिसी के खिलाफ, यानी कि जो मैं बार बार कहता था, दो दोस्त लगे हुए हैं आदमपुर को, एक कुलदीप बिश्नोई परिवार के रूप में और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के रूप में। उन दोस्तों को काटने के लिए लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि हाथ के पंजे पे बटन दबाते रहो और उन दोस्तों से छुटकारा पाते रहो। कांग्रेस यही तो मजबूत है। मंडी के लोग भूल थोड़े जाएंगे उस जमाने को। कांग्रेस ये पुराना बुत कांग्रेस का, इसको भूल जाएंगे कि चर्चे रहते ईंट के लगा करके यहाँ लोगों ने अपनी दुकानें बचाई थी। उस वक्त ये परिवार कहाँ था जब यहाँ के लोगों को रसोई में भी गटर का पानी मिलता था? उस वक्त ये परिवार कहाँ था? भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? 5 महीने तक आदमपुर काले पानी के रूप में बदला रहा, तो इसलिए इसका स्वरूप भी बदल दिया इन लोगों ने। तो इसलिए आदमपुर के लोग इनको वोट, अब की बार आप लोग देख लें 2009 में और आज में बड़ा भारी अंतर दिखाई दे रहा है मुझे। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब इंतजार 6 नवंबर का रहेगा, क्योंकि इस दिन नतीजे आएंगे। सीधे तौर पर टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है।
बीजेपी के युवा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो जयप्रकाश को भी मैदान में कम नहीं आंका जा रहा। अब ईवीएम 6 नवंबर को खुलेगी और ये साफ होगा कि आदमपुर का अगला विधायक कौन होगा। आज इस प्रकार का पोलिंग मैंने देखा। मैंने 34 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मैंने लोगों में ये वोट डालने की इतनी उमंग नहीं देखी। या तो मैंने देखी थी 2005 में, जब स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी 72,000 वोट से जीते थे, या वो उमंग मैंने आज देखी है। तो बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जैसे दादा जैसे जीते थे पोते ने, वैसे ही जीत हासिल करनी है, विश्वास आपको है? लगता तो काफी हद तक वैसा ही है। जो बाकी विरोधी दावा करते हैं कि जीतेंगे या फिर बहुत करीबी टक्कर देंगे, ऐसा कुछ है? 6 तारीख को उनको मिठाई खाने बुला लेंगे यहाँ। तो ये जो परिवार का दबदबा रहा है या आस्था रही है लोगों की, विश्वास रहा है, वो कायम रहेगा, इतिहास खुद को दोहराएगा? बिल्कुल, और उसके ज्यादा लोगों का विश्वास हमारे पर बढ़ा है, पहले से भी ज्यादा। और दूसरा, लोगों के मन में ये है कि 2 साल अभी सत्ता के पड़े हैं, हम कुछ काम करवा लें, विकास करवा लें। एक ये भी उमंग लोगों के मन में थी। आदमपुर से ज्योति संगवान, हरियाणा न्यूज। चलिए, जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है आप उनका परिचय जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजेंद्र रेड्डू जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उमेश भाटी जी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और बतौर राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले योगेश जी, आप ही के विश्लेषण से शुरुआत कर रहा हूं मैं डिबेट की। कैसे देखते हैं इस पूरे इलेक्शन को? 74% वोटिंग हुई है। वोटिंग जब ज्यादा होती है तो किसी के लिए नफा लेकर आती है, किसी के लिए नुकसान लेकर आती है, बताइए जरा। मैं पहले तो मुबारकबाद देता हूं वहां की जनता को जिन्होंने इतनी भारी परसेंटेज में वोटिंग की है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, जो चुनाव लड़ने का भाजपा का एक तरीका है पूरे देश में, चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा हो, जहां पे भी हो, वो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और यहाँ पे भी ताकत के साथ वो लड़ते हुए नजर आए हैं। और बिश्नोई जी का परिवार कोई इस विधानसभा के लिए नया था नहीं, है नहीं, वो पुराना ही है, तो उनका एक अपना पर्सनल वोट बैंक भी है। और लेकिन अब मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि कांग्रेस पहली बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है और ऐसा नहीं नजर आया मुझे कहीं कि यहाँ कांग्रेस के ग्रुप में कहीं बिखराव हो, क्योंकि बाकी सारे जो भी बिखराव वाले जो फैक्टर्स थे वो दूर रखे गए या दूर थे, वजहें कुछ भी रही हो। चाहे योगेश जी बिखराव तो रहे, किरण जी नहीं आई। हाँ, वो उसको आप मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं आया जिसमें सारे नेता एक ही मंच पर आए। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो दूर रखे गए कि दूर रहे, पर वो बिखराव मतलब आप अनमने मन से जाओ और काम करो तो उसका कोई अर्थ होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुड्डा जी के नेतृत्व में ये चुनाव रहा है और ये चुनाव जो मैं पर्सनली मान के चल रहा हूँ, ये जेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है हुड्डा जी का है। और हुड्डा जी लोगों ने भी यही कहा है। हाँ, हुड्डा जी का चुनाव है, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी थी अपनी। उदय भान जी और वो हुड्डा जी पूरे ताकत के साथ वहां लगे हुए थे, पूरी ताकत उन्होंने झोंकी है। पहली बार मुझे अच्छा लगा है कि वाकई कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, वरना कई जगह पे ऐसा लगता नहीं है कि वो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनके बिखरे हुए लोग नजर आते हैं, बिखरे हुए नेता नजर आते हैं। तो बिखरे हुए जो आपने जैसे जिक्र किया वो नजर इसलिए नहीं आए कि वो आए नहीं, ठीक है ना। तो मतलब चुनाव बहुत अच्छा हुआ है। अब मैं इनेलो को और आम आदमी पार्टी को इनको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, पता नहीं चमत्कार राजनीति में और क्रिकेट में कभी भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन जो मुझे नजर आता है वो चुनाव इन दोनों के बीच में नजर आ रहा है। ठीक है, वंदना जी कैसे देख रही हैं आप 74% वोटिंग को? क्या प्रो इनकम्बेंसी रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी रहेगी? वोट डिफरेंस कितना रहने वाला है, क्या कुछ हिसाब किताब है? देखिए केशव, मैं चुनाव के दौरान आदमपुर में इलेक्शन से पहले जब कन्विंसिंग हो रही थी तब आदमपुर में भी गई थी, तो वोटिंग परसेंटेज की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, हालांकि वो अच्छा वोटिंग परसेंटेज है और आदमपुर में पिछली बार भी अच्छी वोटिंग परसेंटेज रही थी, लेकिन मैंने जहाँ पे लोगों का झुकाव देखा कि वो विकास की तरफ आना चाहते हैं, वो सरकार की तरफ आना चाहते हैं, वो एक जो गठबंधन सा बन गया है मोदी जी का, खट्टर जी का और कुलदीप बिश्नोई जी का, जिसको वो पसंद करते आ रहे थे, वो एक गठबंधन जो बन गया है उसकी तरफ वो आ रहे हैं। उसके लिए उन्होंने आज वोट किया है और हम बार बार कहते हैं कि भव्य जीत होगी, प्रचंड जीत होगी
और अभी भी मैं वही कहना चाहूंगी कि प्रचंड जीत होने वाली है, क्योंकि जो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर जो बांट रही थी लगातार, इस पूरे इलेक्शन में हमने देखा कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर भी लोगों को बांटने का काम किया गया। उन विभाजनकारी ताकतों को हराने का काम आदमपुर की जनता करेगी। आदमपुर की जनता को मैं बधाई भी देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ कि उनके यहाँ से एक युवा चेहरा निकल कर आएगा, जो इतने साल का उनका सूखा है, जो मानते हैं कि हम सरकार में नहीं रहे। हालांकि विकास कार्य वहां पर हुए, लेकिन सरकार में नहीं रहने का जो एक उनके मन में मलाल रह गया था, वो मलाल भी पूरा होने वाला है और बहुत अच्छे से विकास के कार्य आने वाले समय में वहां पर भी होंगे। ठीक है, गर्ग साहब, कैसा रहा इलेक्शन? केशव जी, इलेक्शन बहुत बढ़िया रहा और सबसे पहले मैं आदमपुर की जो बहादुर जनता है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। शांति प्रिय इलेक्शन करवाकर भारी बहुमत से लोगों ने वहां पर वोट डाली, इसके लिए आदमपुर की जनता बधाई की पात्र है। और जहां तक चुनाव का मामला है, आपने देखा हर जगह भारी तादाद के मन लगा लो आप, कांग्रेस के बूथों पर भीड़ थी और मुझे लगता है कांग्रेस का हमारा प्रत्याशी भाई जयप्रकाश भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। सबसे मोटी चुनाव में आपने बात देखी होगी, आपके चैनल बार बार दिखा रहा था, जो वोटर लाइन में लगे हुए थे, माता थी, बहनें थी, बुजुर्ग था, युवा था, सबकी जुबान पे एक काम बात थी, भाई कुलदीप बिश्नोई मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, यहाँ तक कि किसी कोई काम नहीं करवाया, किसी को रोजगार नहीं दिया, कोई विकास का काम नहीं करवा। हर एक वोटर के जुबान पर यह बात थी। चौधरी भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री रहे उस समय में 91 से 96 का उन्होंने याद भी करवाया, उस टाइम तो बड़े काम भी हुए, नौकरियां भी लगी, सब कुछ लगा। उसके बाद कोई काम इस हल्के में नहीं हुए। लोगों में बड़ी भारी नाराजगी दिख रही थी सरकार के प्रति भी, और जहां तक कि कुलदीप भाई के प्रति भी नाराजगी लोगों में थी। और इसका ही लाभ मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत से जीतेगी। आपके चैनल ने बार बार ये दिखाया, किसी भी वोटर ने ये कहा कांग्रेस का राज रहा 2005 से लेकर। गर्ग साहब, हमने तो सभी को दिखाया। अब आपने उसी समय देखा जब हम बात कर रहे होंगे, बूथ मजबूत थे। बालसमंद में जब ज्योति पहुंची हमारी सहयोगी, तो बालसमंद के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कुरड़ाराम जी जीत रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुरड़ाराम जी बस बालसमंद में ही जीत रहे हैं और कहीं लीड नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे। चलिए एक एक कमेंट में सबके पास ले लेता हूं, फिर मैं डिबेट पर भी आऊंगा। आपके पास आता हूं रेणु साहब, बताइए कहां देख रहे हैं इस इलेक्शन को? कुछ ने कहा त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन ज्यादातर आबादी ने कहा कि सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। त्रिकोणीय कहीं नजर नहीं आया बहुत खास। केशव जी, सबसे पहले आदमपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न करवाने के लिए। इसके बाद देखिए, हमने बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा। अभय सिंह चौटाला हो, चाहे हमारे 86 साल के बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और पार्टी के सभी सीनियर लीडरशिप ने आदमपुर में दिन रात एक किया, मेहनत की, सभी लोगों से संपर्क साधा और वोट की अपील की। जिस प्रकार से हमारे जो उम्मीदवार थे चौधरी कुरड़ाराम जी, बहुत ही अच्छे समाज सेवी, संघर्षशील और जनता के बीच में रहने वाले एक पंचायती उम्मीदवार थे, और जो हमारे इलेक्शन को लड़ने का तरीका था वो बड़ा शानदार रहा। इसके लिए मैं अपनी सभी लीडरशिप को भी बधाई देता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को बहुत अच्छी वोट वहां पर हासिल होंगी। और ये भी कोई कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जिस प्रकार से आपने भी बताया अभी कि वहां त्रिकोणा मुकाबला हुआ है, और अब वो बात कहने की नहीं रही, क्योंकि सारी वोटिंग हो चुकी है, मशीनों में बंद हो चुकी है। पहले एक अलग बात होती नहीं, थी। मैंने ये नहीं कहा रेणु साहब कि त्रिकोणीय हुआ है, मैंने कहा कि त्रिकोणीय लग रहा था लेकिन हुआ नहीं। हाँ, नहीं, त्रिकोणीय हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और हमें जीत है कि हमें उम्मीद है कि कोई चमत्कार हो सकता है कि जिस प्रकार से दोपहर को मैंने भी आदमपुर में बालसमंद गांव में बात की, 2-3 गांव में बात की, उन्होंने कहा कि एकदम अचानक जो 15 गांव में बड़ा अच्छा माहौल बदलने का काम हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी कुरड़ाराम जी जीत हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। देखिए, आपके चैनल के ऊपर मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन्होंने भी बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा और शांति प्रिय ढंग से चुनाव लड़वाने का काम भी किया, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल भी कहीं पीछे नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है ना, हो सकता है ऐसा चमत्कार भी कि हम अच्छी वोट हासिल करें या जीत भी हासिल कर लीजिए। लेकिन जहां तक केशव,
जहां हाँ बिल्कुल चमत्कार के ऊपर मैं कहूंगा। एक और बात, जहां तक अभी हमारे योगेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस में बिखराव नहीं दिखाई दे रहा था, इससे बड़ा बिखराव और क्या होगा योगेश जी। कांग्रेस में जो सीनियर लीडरशिप है उसका मात्र एक नेता वहां चुनाव पर लड़ रहा है, दूसरे उसमें शामिल ही नहीं हो रहे हैं। तो बिखराव तो बहुत था, बिखराव में कोई कमी नहीं थी। और दूसरा, विकास कार्य की बात करें, अभी एक बात और आप कह रहे थे कि 26 साल बाद आदमपुर की जनता सरकार में शामिल हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं केशव जी, अरे भाई खुद भजन लाल जी स्वयं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री 13 वर्षों तक रहे, आप कैसे कह सकते हो कि सरकार में नहीं रहे। 2005 में कांग्रेस सत्ता में आई, हरियाणा जनहित पार्टी तो 2008 में बनी है, 3 साल तो उस टाइम भी ये राज में रहे थे, राज में बहुत दिन रहे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी ने कभी भी वहां विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया और विकास न करवाने का इनको इस इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमें लगता है मैं उमेश भाटी जी का रिएक्शन ले रहा हूं, फिर मैं आता हूं डिबेट पर सवालों पर। उमेश भाटी जी कैसे देख रहे हैं चुनाव को, बताइए। आप ईमान के चलिए, भव्य की जीत 100% बीजेपी की जनता का जो गठबंधन है वो आदमपुर में जीत है। और जहां तक और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बिखराव था वो साफ दिखा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ बाप बेटे उसमें लगे हुए थे इलेक्शन में, इसके अलावा पूरी पार्टी कहाँ गायब थी किसी को भी नहीं पता। दूसरी बात करें हम इनेलो की, तो अभी मेरे भाई ने, रेणु साहब ने खुद कहा हम किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। तो उनको शायद लोगों से, पार्टी से, जनता से उम्मीद नहीं है, उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद है। तो ठीक है, वो चमत्कार में ही रहे अभी। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर इस चुनाव को जीत रहे हैं। अब सिर्फ देखना ये है कि कांग्रेस के और जो भाजपा के बीच में जो टक्कर चल रही है उसमें कितना मार्जिन आता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है इसमें सबसे ज्यादा मार्जिन निकल कर आएगा। और भव्य जो है पहले एक ऐसे प्रत्याशी होंगे जो हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि पार्टी की हालत कांग्रेस की इतनी खराब है कि किसी ने भी, कोई भी सीनियर लीडर वहां पर पहुंचा नहीं, क्योंकि उनको अपनी हार पहले से दिखाई दे रही थी। तो इतना बिखराव जिस पार्टी के अंदर पहुंचे, लेकिन पार्टी के लिए बहुत ज्यादा हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे, मन से नहीं पहुंचे। कुमारी शैलजा भी पहुंची, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गई, मतलब कैप्टन अजय यादव भी गए, लेकिन एक मंच पर नजर नहीं आए कहीं। हाँ, तो ये जब एक मंच पे जब ये लोग खड़े नहीं हो सकते हैं तो ये जनता के सामने कैसे आएंगे। और अभी एक बात रखी इन्होंने कि भाई उन्होंने काम नहीं किया। मेरे ख्याल से उन्होंने जितना काम किया है उसी का प्यार है जो उस परिवार को आज से नहीं कितने सालों से मिलता आ रहा है। और अब तो सबसे बड़ी बात है कि जो उनका जो प्यार है वो तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ जुड़ने के बाद में ये जो जीत है वो 110% हो गई है। ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास जाता हूँ। वंदना जी बात कर रही थी कि जातिगत फैक्टर से ऊपर उठकर आदमपुर की जनता ने वोट किया और दूसरी पार्टी के लोगों ने डिविजन की भी पॉलिटिक्स खेली बीच में। लेकिन ये फायदेमंद तो कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई के लिए रही ना। 50-60 हजार वहां पर जाट वोट हैं और वो 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड हैं, जिसमें कांग्रेस भी आ गई, लोकदल भी आ गई और आम आदमी पार्टी भी आ गई। तो जाट डिवीजन हुआ तभी तो बिश्नोई वोट इकट्ठे हुए 25-26-30 हजार जो कि बिश्नोई जी के पास पहुंचे। ऐसा हम आंकलन लगा रहे हैं अभी। देखिए अब चुनाव हो चुका, अब ये दावे करना कि हम ये जीतने से जीतेंगे उतने से जीतेंगे तो नतीजा आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम ये ना करके अगर फैक्ट्स पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जाट वोट जो आप बता रहे हो 50-60 हजार है, बिश्नोई वोट 30 हजार के आसपास, 35 हजार के आसपास है। ठीक है, अब मैं इन कास्ट और SC ST जो है वो 30-40 हजार के करीब है। अगर कम्बिनेशन अगर हम देखें उसके बाद अलग कास्ट आ रही है, ये कम्बिनेशन है वहाँ का। लेकिन इसको मैं छोड़ के कहीं दूसरे कम्बिनेशन पे आता हूँ। पिछली बार 63 हजार वोट मिले थे बिश्नोई जी को और सोनाली को मिले थे 34 हजार और JJP को मिले थे 15 हजार। ठीक है, अब इसमें जो उन्हें मिले थे बिश्नोई जी को वो कांग्रेस प्लस बिश्नोई जी के अपनी पर्सनल वोट मिले थे। ठीक है, अब अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो सिंपल बात है कि बीजेपी के 34 और 15 जोड़ दूं, 50 ये और बिश्नोई जी की 20 और है, 20 हजार और कम से कम होंगी, 35 मान लेता हूं पूरी की सारी, तो वो तो 85 हजार ले गए, वो तो जीत गए। तो ये तो चुनाव बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए था। अभी तक आप लोग यहाँ डंके की चोट पे आप ही लोग बोलते कि वो जीत गए हैं और 35 हजार से और 50 हजार से और 1 लाख से जीत गए हैं।
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चुनाव बहुत क्लोज है और आप लोग ये लोग कितना ही बड़ा बड़ा दावा करें, ये हार जीत जो है 5-10 के अंतर पे से ज्यादा नहीं होने वाली है, देख लेना आप, ठीक है। अब जो अगर तिकोना भी मुकाबला हो गया है तो कोई भी अगर ये मान के चले कि भाई सारे जाट मेरी जेब में या सारे बिश्नोई मेरी जेब में, ऐसा है नहीं, ठीक है। ये तिकोना खाओगे रेडो साहब, तो कुछ चमत्कार की नहीं हुआ वो, मैं कह रहा हूं अगर तिकोने की भी बात कोई कर रहे हैं तो तिकोना नहीं हुआ, मैं भी ये मान रहा हूं। इसीलिए ना अगर ये 1:1 फाइट हो गई है, जो कि मेरे हिसाब से भी हो गई है, तो ये 1:1 है फाइट। हाँ, तो ये फाइट बहुत ही कांटे की है, बहुत ही कांटे की फाइट है। आप अगर जेपी का पुराना चुनाव देखें, वो पहले भी लड़ चुके हैं आदमपुर से, अगर पुराना चुनाव भी देखें तो उनका कोई वहां पे कुछ मतलब अपना तो कोई उनका वहां पे कोई ग्राउंड था नहीं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छी फाइट दे गए थे वहां से। लेकिन अब अगर बिश्नोई जी ये बीजेपी का इंटैक्ट वोट और जेजेपी का इंटैक्ट वोट बिश्नोई को नहीं मिलता है, जो कि चांसेस नहीं है मुझे लगता है, तो ये फाइट बहुत कांटे की है। अदरवाइज तो आप कह रहे हैं बिश्नोई वोट भी बीजेपी के पास नहीं आएगा? नहीं आएगा, सारा कभी भी किसी को नहीं आता, मेजोरिटी सारा कभी भी नहीं आता। मेजोरिटी वोट बिश्नोई जी को जाएगा, मेजोरिटी जाट वोट जेपी को जाएगा। आप देख लेना, चुनाव के नतीजों के बाद आपके सामने आएंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि जाट समुदाय से तीन कैंडिडेट हैं, तो वो बटेगा नहीं, आप कैसा मान रहे हैं? इतना नहीं बटेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार में बीजेपी है, इसका एक लार्जर फैक्टर है जो कि काम करेगा और कर सकता है। नहीं, ये तो वहां इलाहाबाद में भी था, हाँ, बड़ौदा में भी अगर ये बात नहीं, लेकिन वो वहां पे गढ़ की बात अगर हम करें तो एलनाबाद जिसका गढ़ था वो जीत गया। अब ये बिश्नोई का गढ़ है, बिश्नोई जीत जाए। लेकिन फैक्टर मेन है ना, मेन चेहरा कौन है यहाँ पर? हाँ, चेहरा भी होता है, ठीक है ना। तो वो चेहरा ये जो लेके आए हैं, जैसे हम बात कर लें, एक चुनाव और हुआ था जींद का, जींद में बीजेपी उस कैंडिडेट को लेके आ गई जो गुजर गए थे, उनके बेटे को ले आई थी, तो वो जीत गए थे, ठीक है ना। तो हम उन बातों पे ना जाके इस चुनाव का जो मुझे लग रहा बहुत कांटे का है ये चुनाव, और मेरे प्रवक्ता मेरे साथी जो बोल रहे थे कि कांग्रेस 2 बाप बेटे ही चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं आपको अब इस चैनल के माध्यम से एक चीज स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अभी तक भी कांग्रेस की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या वो और लोग नहीं बनाए गए हैं, तो वहां पे और लोग नजर नहीं आने थे, नंबर 1। नंबर 2, हाई कमान ने हुड्डा जी को और उदय भान जी को 100% पूरी की पूरी जिम्मेवारी दे दी है। तो आगे से भी अगर कोई चुनाव में दूसरा नजर ना आए तो इसे ये मत कह देना कि फूट पड़ गई है उनमें कोई फूट नहीं है। अब 100% हुड्डा जी और उदय भान जी की ही चलने वाली है अगले चुनाव तक, देख लेना आप। ठीक है, और उसमें ये मत कह देना तो फूट नहीं है। हाँ, नहीं, आप फूट कह दो। अरे सर, आप फूट कहो, मैं कहा मना कर रहा हूँ। हाई कमान ने चार्ज दे दिया उन्हें, हार भी आपकी है, जीत भी आपकी है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर जीतेंगे तो हुड्डा जी जीतेंगे। वंदना जी, फूट का भी आरोप लगा। मनोहर लाल जी ने कहा कि केवल पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फाइट अगर नेक टू नेक है तो हुड्डा फैक्टर तो है। देखिए, सबसे पहले तो जो योगेश कौशिक जी कह रहे थे कि पिता पुत्र नजर आ रहे हैं, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो मैं पहले से ही कहती आती थी कि अगर हम नेशनल लेवल पर देख लें तो ये माँ बेटा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो हरियाणा में बाबू बेटा की लिमिटेड कंपनी बन गई है, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कार्यकर्ता कहाँ पर है और बाकी लीडर्स को क्या समझा जा रहा है, वो हमने देखा। हुड्डा जी बोले कि मैं 2 लिस्ट लेकर चल रहा हूँ। अगर ये सभी यहाँ पर बैठकर, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चाहे कौशिक जी, बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि जो हुड्डा जी है उनके हाथ में कमान सौंप दी है, वही नजर आएंगे, तो हुड्डा जी ये क्यों कहते हुए नजर आए कि मेरे हाथ में 2 लिस्ट हैं, एक लिस्ट में मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जो आ रहे हैं, दूसरी लिस्ट में उनके नाम लिख रहा हूँ जो नहीं आ रहे हैं। अल्टीमेटली इस इलेक्शन में उदय भान जी और हुड्डा जी सिर्फ अपने मतलब की बात करते नजर आए। अभी आप जब जिस जाति की बात करें, जिस जाति के फैक्टर की बात करें, मैंने उस विभाजनकारी तरीके से, जिस तरह से भाजपा, इसको मैं कांग्रेस की बात करूं या आम आदमी पार्टी की बात करूं, लेकर चले, मेरा वहां पर क्वेश्चन मार्क था। यहाँ पे उदय भान जी क्या कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को दलित प्रदेश अध्यक्ष पसंद नहीं आया। पहली बार तो बना नहीं था, उससे पहले शैलजा जी भी थी, उससे पहले अशोक तंवर भी थे, उनका क्या हाल किया, कितने सम्मान से उनको भेजा, हम सभी ने देखा। लेकिन यहाँ पर दलित फैक्टर को लेकर आना, कास्ट को फैक्टर लेकर आना, मुझे लगता है लोएस्ट लेवल था जहां पर ये उदय भान जी गए। और दूसरी बात, हुड्डा जी जो है वो सिर्फ क्या बात करते रहे कि देखो जी हम 24 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगर यहाँ जीत जाएंगे तो। बड़ौदा में भी यही बोलते रहे, जब 2019 में हमारी सरकार आई तो 3 महीने में गिर जाएगी, फिर 6 महीने में गिर जाएगी, फिर साल में गिर जाएगी,
फिर बड़ौदा जीत जाएंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। तो इसी तरह की बात करते हैं। तो इनको अपने से मतलब है, ना इनको जनता से मतलब है, ना इनको लोगों से मतलब है, सिर्फ अपनी ही बात करते आए हैं। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, आप कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था, बिल्कुल था त्रिकोणीय मुकाबला। 3 पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनएलडी, कांग्रेस, तीनों के बीच में कंपटीशन है कि किसकी जमानत जो है बच जाएगी और बाकियों की जब्त हो जाएगी। त्रिकोणीय मुकाबला है। भव्य बिश्नोई बहुत क्लियरली निकल रहे हैं। अभी यहाँ पर बजरंग दास जी बोल रहे थे कि हमारे तो बहुत भीड़ थी, हालांकि भीड़ का भी पैमाना नहीं हुआ करते थे, लेकिन सादलपुर में कोई विपक्षी का कोई भी बूथ ही नहीं लगा हुआ था, सिर्फ वहां पे भारतीय जनता पार्टी का बूथ लगा हुआ था। अगर आप उसको पैमाना मानते तो उस चीज की भी बात करेगा। एक बजरंग दास जी बड़े क्लियरली बोल गए कि भजन लाल जी जब तक सीएम रहे तब तक आदमपुर में बहुत काम हुए, उसके बाद काम नहीं हुए। मुझे लगा पता नहीं शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उनको टोका नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक भजन लाल जी सीएम रहे तब तक आदमपुर में काम हुए, उसके बाद नहीं हुए। 10 साल तक हुड्डा जी रहे। किस मुंह से गए वो बोलने के लिए कि 2 विधायक बना दो, जेपी को बना दो तो मैं भी बन जाऊंगा विधायक? तो वो किस मुंह से गए? हुड्डा जी सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने पुत्र के बारे में सोच सकते हैं। वहां पे कांग्रेस का कार्यकर्ता दोराहे पर खड़ा है, उनको ही नहीं समझ आता कि हम कहां पर चले, तो वो प्रदेश के बारे में क्या सोचेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो जीजा जी के बारे में सोच लेंगे या सोनिया गांधी के बारे में सोच लेंगे। एक अभी कौशिक जी ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर से चुनाव लड़ती है। हमारे चुनाव की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है, हम जनता के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हम मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सभी विधायकों को, चाहे वो पक्ष का है विपक्ष का है, सभी को 5 करोड़ दिए कि वो अपने एरिया में खर्चा करवा सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का और जजपा का यहाँ पर अगर विधायक आता है तो उससे एक विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी की काम करवाने की, कांग्रेस में क्या है, हुड्डा जी की कोठी तक चल जाओ, ये विचारधारा है। ठीक है। एनएलडी की विचारधारा भी हमने देखी, तो भाजपा की जो विचारधारा है उसको आगे लेकर काम करवाने का काम जो है भाजपा कर सकती है, और आदमपुर इसको समझता है और उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है। गर्ग साहब, कई सारे सवाल दागे गए हैं आपके ऊपर। केशव जी, पहले तो मैं बता दूं, ये चुनाव 3 दल इकट्ठे मिलकर लड़ रहे थे। एक तो भजन लाल जी का परिवार, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा कौशिक जी कहा जेजेपी पार्टी, तीनों मिलकर, और चौथा लगा लो सरकारी मशीनरी, सरकारी अफसर, सारे लगे हुए थे जोर लगाने के लिए। पसीने छूटे हुए थे नीचे से ऊपर तक। भैया गर्ग साहब, कांग्रेस में मिलकर लड़ लेती, मेरी बहन जी क्या कह रही है, शैलजा जी भी आ जाती, किरण जी भी आ जाती। तो लड़ रहे हैं मिलके, कहाँ लड़ रहे हो? इनको तो आई बहन शैलजा भी आपका आई, यहाँ चुनाव चल रहा है, वहाँ किरण आपके समक्ष चल रहा है। भी आए, सारे आए, हम भी गए। मेरी बात केशव जी, मेरी बात सुन लो। मेरी बहन जी कह रही थी कि कांग्रेस बोल रही थी बार बार, सरकार गई, हम 3 महीने में सरकार गिराएंगे, 6 महीने में गिराएंगे, 9 में गिरवा देंगे और बड़ौदा के बाद गिरा देंगे। कहीं भी किसी भी कांग्रेसी नेता ने एक बार भी नहीं कहा कि हम चलती सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराएंगे। हाँ, ये जरूर कहा 2024 के अंदर, आगामी 2024 चुनाव हुआ, कांग्रेस भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। मैं हुड्डा जी की बात कर रहा हूँ बहन जी, आपके पास कोई जादू होगा, आपने कोई फिल्म देख ली होगी कहीं सपने के अंदर, आपको तो सपने मुंगेरी लाल के सपने आते हैं, सपने में आई कांग्रेस, हमें कोई दिखा दी, सुरजेवाला जी को भी दिखा दी, सपने दिखाने भी कैप्टन यादव को भी दिखा दी, सबको दिखा दी उन्होंने फिल्म बड़े अच्छे से। चिंता बंदना जी, थोड़ा देरे मल्लिकार्जुन जी उनको दिखा रहे हैं। जो स्थिति में आपके सामने बता, कोई चिंता ना करो, आपको पता लग जाएगा, आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है। आप बोलते ज्यादा हो, करते थोड़े हो, झूठी घोषणा, झूठे वायदे करना आपकी बात है, और टीवी डिबेट के ऊपर झूठ बोलना भी भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेनिंग दे रखी है। आप अपनी बात पर अड़े रहो, झूठ बोलते रहो, जनता को गुमराह करते रहो बार बार। आपने एक बात और कह दी कि बोला, अब बजरंग जी ने यूं कह दिया अभी चैनल पे, भजन लाल जी के समय में काम हुआ। मैंने क्या कहा, जनता ने कहा,
जो वोटों की लाइन में लगी हुई थी, माताएं थी, बहनी थी, इसका भी जवाब दूंगी युवा थे, उन्होंने क्या कहा? नाते दुख सुख में, सुनो जवाब दे देना, सभी का जवाब देना। दुख सुख में कभी आते नहीं। जो नौकरियां लगी चौधरी भजनलाल के राज में लगी। आप यूं बताइए, जो स्पष्ट बात थी जब 2005 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, 3 साल 3.5 साल तक चंद्रमोहन जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं काम करवाया? ये सरकार में रहे, क्यों नहीं काम करवाया? क्यों नहीं नौकरियां लगवाई? उस टाइम तो हम मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री जवाब हमसे मांग रहे हैं। कमाल कर दिया। उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे और जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं। कमाल सुनने मतलब आपको पता है किस साइड बोल रहे हैं? बहन जी, अरे कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे, आपको पता ही नहीं चला। अरे आपको पता ही नहीं चला कब आप कुलदीप बिश्नोई का विरोध करते करते कांग्रेस के खिलाफ चले गए। मुझे इतना बता दीजिए, कांग्रेस में थे तो वो अच्छे थे, तब तो वो विधानसभा में भी जाते थे, तब वो काम भी करवाते थे। और उप मुख्यमंत्री कौन सी सरकार में थे? कांग्रेस में थे। और आप प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? वो तो चंद्रमोहन जी तो आज भी है कांग्रेस में, और प्रश्न आप कैसे पूछ रहे हैं? अरे भाई साहब, सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है ना? बजरंग जी, सब ठीक ठाक है ना? भूल तो नहीं गए? अरे चंद्रमोहन जी से आप पूछो, मुख्यमंत्री वो रहे हैं, आपकी पार्टी में आज भी है, आपके स्टार प्रचारक थे, दिखाई नहीं दिए, बात अलग है। आपके तो सारे जो स्टार हैं उनकी चमक ही खत्म हो गई, आपके स्टारों की चमक ही खत्म हो गई। आपके जो स्टार प्रचारक थे चंद्रमोहन आए क्या वो आए इलेक्शन में, जिन पे आप खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? प्रश्न चिन्ह आप खुद ही लगा रहे हैं। आप ही बताइए ना। चलिए एक बात और बता देती हूँ मैं, 2009 में जब जेपी आए थे, सुन लीजिए, 2009 में जब जेपी आए थे, उन्होंने जितने बिजली के खंभे थे, सुन लीजिए बात में, सुन लीजिए, आपके काम कराने का तरीका सुन लीजिए। उन्होंने खंभे गिरवा दिए, खंभे यहाँ पर हैं, आप बिजली के खंभे यहाँ पर लगेंगे और लाइट आएगी। और जैसे इलेक्शन हारे, खंभे पड़े हुए वापस ले गए, उठा के ले गए। ये तो तुम्हारा काम करने मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, बात करेंगे, मैंने मुझे बात करने दो। हाँ बोलिए घर से बोलिए, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। मौका जब बात करना जहां स्थिति की है, जब लोगों जनता ने जो बात की, मैं वो बताना चाहता हूं जनता ने क्या कहा। ये तो सिर्फ वो लोग थे, नू कहता था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रदेशाध्यक्ष बनूंगा, मेरी राहुल जी से बात हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में क्या ले लिया? एक वर्कर बन गया, कह के दिखा दे मैं प्रदेशाध्यक्ष बनूंगा, कह के दे भाभी मुख्यमंत्री बनूंगा। तो बोल तो रहे केंद्र में जाऊंगा, उन्होंने बोला कि मुझे भाभी को चुनाव लड़वाया है, मैं केंद्र में जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा? मेरे से गलती हो गई, मुझे भाई उन्होंने कहा ना कि भाभी बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे, मेरी इच्छा है, मैं केंद्र में जाऊंगा। केशव जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं। उन्होंने मंच के ऊपर, मैं पूरा वीडियो दिखा सकता हूँ, आपके हरियाणा न्यूज के ऊपर डायरेक्ट लाइव चल रहा था और बराबर मैं लाइव देख रहा था। उन्होंने कहा भाई जनता में हमारे से गलती हुई है, उदाहरण भी दिया, मैं मुकाने के लिए नहीं गया, एक बुजुर्ग मेरे से नाराज हो गया, मगर फिर भी आखिरी वोट उसने मुझे दी, उसने साफ मना कर दिया था। उन्हें कहा जनता में से नाराज हो सकती है, मेरे से गलती हो सकती है, भाई वोट की चोट मत मारना। उन्होंने मैं माफी मांगता हूं, सारे की शिकवे के लिए दूर कर दूंगा। मैं जो काम नहीं हुए 2 साल के अंदर काम की जड़ी लगा देंगे। मुख्यमंत्री जी आपके साथ बैठे हैं, सरकार में हिस्सेदारी करने के लिए। आपने क्या क्या वोट मांगा? बीच आया हूँ, खुला भाषण। आप डंडा लेकर के गए थे कि हमें वोट करना? अरे सर, वोट तो जनता से हाथ जोड़ के मांगे जाएंगे ना। नहीं, डंडा लेकर गए थे, ये बागड़ी और गादड़ी एक ही लाठी से धकेला जाता है, यही तो बोला था जेपी ने। डंडा लेकर तो गए थे, ये महसूस किया ने जनता ने महसूस करवाया। अरे आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी स्टेटमेंट क्या थी? बागड़ियों को आप गागड़ी से कंपैरिजन कर रहे थे, इससे निम्न स्तर तो हो ही नहीं सकता, और उन्हीं से वोट मांगने के लिए पहुंच गए। इससे हैरानी वाली बात हो ही नहीं सकती। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं।
गिराए, मुझे बताया। ठीक है गर्ग साहब, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भाटी जी के पास आ रहा हूँ, फिर रेणु साहब के पास आ रहा हूँ। ये बात उन्होंने स्पष्ट कहा था। ठीक है मगर बार बार ये छोटी बहन को बीच में टोक रही थी, इनको बड़ी भारी तकलीफ थी भी इस बात की कि कांग्रेस पार्टी क्यों आगे आ रही है, जबकि हमारी सरकार है, हमारी सरकार की चलेगी, साझी सरकार है। चलिए ठीक है, पैर के नीचे जमीन आपके नीचे। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाटी साहब के पास। भाटी साहब ठीक है गर्ग साहब, आपको ठीक है गर्ग साहब की चोट मारकर आपका घर बिठाया। गर्ग साहब नहीं, हम सब यही बैठे हैं, 6 तारीख को फिर से पैनल बैठेगा, हम भी आपने सामने होंगे, तब पता लग जाएगा। अभी तो आज के इलेक्शन का विश्लेषण कर रहे हैं ना। कर लिया, फिर ईवीएम पर आएंगे, फिर किसी और पे ठीकरा फोड़ेंगे। मेरे ख्याल से अभी ये टाइम यहाँ पर वेस्ट ना करके बहाने ढूंढ लीजिए ना कि क्या क्या बोलेंगे जब हार जाएंगे। सारी सरकार लगा ली, बहानों की लिस्ट बना लीजिए। भाटी साहब, सारी सरकार लड़ रही है। रेणु साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास ठीक है गर्ग साहब ठीक है, आगे बढ़ने दीजिएगा, वरना इसी पॉइंट पर रख के रह जाएंगे। भाटी साहब रखिए अपनी बात। छोटी चुनाव करने में सारी सरकार की, हाँ बोलिए भाटी साहब बोलिए। कर दिया, सारे सरकारी आपने अधिकारी लगा लिए, सारे महकमे के अधिकारी आपने ठोक दिए, वहाँ पर भी लोगों में दबाव ये अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। हाँ, ये बहाना अच्छा है, आप चुनाव हार का ये बहाना अच्छा है। सरकारी मशीनरी बहुत अच्छा हार का बहाना है। ईवीएम वो रह गया, ईवीएम रह गया। गर्ग साहब अगली बार कहना सब कुछ बोल दिया आपने, तो प्लीज सुनिए अगला राउंड भी लेना मुझे। गर्ग साहब ईडी के छापे मरवा रहे थे, इनकम टैक्स के छापे मरा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी ईडी के छापे तो राहुल गांधी सोनिया गांधी पे भी पड़े। आपने क्या किया, पूरे दिल्ली पे कब्जा करके बैठ गए, सड़क पे आपने आग लगा दी, न किसी को आने देंगे न जाने देंगे। डर ही गर्ग साहब आगे बढ़ने दीजिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। गर्ग साहब सुनिए ना, गर्ग बाबू इनकम टैक्स का दबाव बनाकर लोगों के साथ खेला जा रहा है, सारी दुनिया को पता है। ठीक है आगे बढ़िए। वंदना जी एक बार प्लीज, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भाटी जी रखिए अपनी बात, रेणु साहब के पास आऊंगा, फिर आता हूँ। कोई खेलना नहीं आपके साथ खेलना नहीं, पूरा खेल खेला जाएगा। दिन तक 2024 आने वाली है, तो जिसमें कुछ नहीं रहता है वो चना बहुत बचता है। तो आज गर्ग साहब जो बज रहे हैं ना, वो उनको पता है कि उनके जो है ना पेटी में कुछ भी नहीं रखा हुआ, इसीलिए वो जो सोच रहे हैं अपनी सारी जितनी भी जो है ना। आपके पल्ले क्या है, आप तो ने मलाई खाने के लिए लोग कहते थे अब की बार यमुना पार, आप क्या कहते थे अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार, और आप मलाई खाने के लिए उनकी गोद में जाके बैठ गए। थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको। घोटाले आप करते हो, महकमे के अंदर दाल घोटाला आपने किया, लिस्टिंग घोटाला आपने किया, शराब घोटाला आपने किया, और आप करो ये रूस के बैठ के 4 दिन तक रूस से रहे, हमारी फोटो नहीं लगाई। गर्ग साहब थोड़ा सा शांत हो जाइए। आप हमारे फेवरेट प्रवक्ता हैं सर, आपका गला दुखेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। गर्ग साहब थोड़ा पानी पी लीजिए, दोबारा आ रहा हूँ दूसरे राउंड में, चिंता ना कीजिए। हाँ मैं आऊंगा, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा आपको काउंटर करने का, प्लीज मैं मौका दूंगा आपको काउंटर करने का। गर्ग साहब नहीं गर्ग साहब, मैं मौका दूंगा आपको काउंटर करने का। जब मैं बात बोलता था बीच में हर बात को तो मैं रोक रहा था ना सर, मैंने उन्हें भी रोका, मैं आपको भी रोक रहा हूँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। भाटी साहब रखिए अपनी बात। हाँ जी, बात देखिए, आज इन्होंने जब शुरुआत की, इन्होंने एक ही बात बोली कि आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, जननायक जनता पार्टी लड़ रही थी, और कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार लड़ रहा था, साथ में सरकार लड़ रही थी। ये इसकी हताशा दिखाती है कि चारों जो लड़ रहे थे वहां पे ये सब नहीं लड़ रहे थे, वहां पे कार्यकर्ता लड़ रहा था, और कार्यकर्ता बूथ पे बैठा हुआ था। कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, वो वहां पे जन जन तक गया, और जन जन तक उन्होंने जो कार्य अभी तक जो हुए हैं हरियाणा के अंदर, वो कार्य की जब पहुंची बात वहां पर, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे को जो है जुड़ना चाहिए सरकार के साथ में। और कुलदीप बिश्नोई जी तो जो वहां पे वर्चस्व है, वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज बहुत सालों से उनका वर्चस्व कायम है, और उससे पहले भजनलाल जी वो हमारे माननीय सम्माननीय, उनका भी अपना वर्चस्व था। तो कुलदीप बिश्नोई जी का, भजनलाल जी का, भव्य जी का, और उनके साथ जब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिल गई, तो मेरा मानना है कि आप इनके पास में, कांग्रेस के पास में कुछ भी नहीं बचा। बाप बेटे की जोड़ी को छोड़कर इनके पास में कोई नहीं है। जो गए भी थे
तो सिर्फ एक तरीके से अपनी शक्ल दिखाने के लिए। लेकिन भाटी साहब फाइट तो नेक टू नेक दी है, मतलब एक तरफा अभी नजर नहीं आया वहाँ कुछ भी। इनके पास एजेंट तक नहीं बचे हुए कि डील के दावे किस बेस पे कर रहे हैं, इनकी हालत इतनी खराब है। लेकिन चैनल पे चिल्लाने से दहाड़ने से कुछ नहीं होगा साहब। चलिए ठीक है, रेडो साहब के पास मैं आ रहा हूँ, फिर योगेश जी तुरंत आता हूँ आपके पास। रेडो साहब रखिए अपनी हाँ देखिए योगेश जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से योगेश जी ने पुराने 2019 की वोटों का समीकरण बताने का काम किया, जिसमें 63,000 वोट इन्होंने बताया कि कांग्रेस को आई थी, 63,000 समथिंग आई थी, लेकिन वो कांग्रेस को उस टाइम आई थी जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में हुआ करते थे। आज वो कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो चुके और भाजपा सरकार का कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में विरोध है, चाहे वो किसान आंदोलन के कारण है और चाहे वो अग्निपथ के बारे में है, चाहे और अन्य कारण है, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, क्राइम का। तो सरकार एंटी इनकम्बेंसी है, जिसके कारण से आज वो वोट वहां जाने के कारण कुलदीप बिश्नोई जी को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात इन्होंने बताई 34,000 वोट सोनाली फोगाट जी को मिली थी, 34,500 कुछ थी, वो वोट भी आज उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से सोनाली फोगाट की हत्या हुई है और उस पर सस्पेंस आज भी बना हुआ और उसका परिवार इस बात को लेकर के खपा है कि हमारे यहाँ जो है ना मर्डर हुआ है सोनाली जी का और उसकी रिपोर्ट सही तरीके से नहीं आ पाई है। सोनाली जी के घर गए हैं, बाकायदा परिवार ने सारी चीजों को स्पष्ट किया। अब ये नई मिस्ट्री मत क्रिएट कीजिए रेडो साहब, ये इस तरह का कंफ्यूजन अच्छा नहीं होता। लेकिन नहीं देखो, वोट तो पेटीएम में बंद हो चुकी है। अब ये नहीं कि वोटर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सोनाली जी के वोटर थे, बहुत सेंसिटिव विषय है रेडो साहब, ये ऐसे नहीं छेड़ना चाहिए। आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। हाँ मैं मान गया। मैं सिर्फ वोटर के ऊपर आ रहा हूँ, मैं वोटर के ऊपर आ रहा हूँ कि उन वोटरों में कहीं ना कहीं संशय होकर के वो वोट बदल सकती है वहां से और वो वोट वहां नहीं जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने 15,000 वोट जेजेपी की गिनाने का काम किया। जो 15,000 जेजेपी को वोट मिली थी वो चौधरी देवीलाल जी के फॉलोअर्स हुआ करते थे, वो किसी कारण से जेजेपी के पास गए थे, लेकिन आज वो वापस, क्योंकि जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और बीजेपी को यमुना पार भेजने के नाम से इलेक्शन लड़ा गया था। आज जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रही है, तो हमें भरोसा और उम्मीद है कि ये सारी की सारी वोटों में से कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारे को मिलेगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिलेगा। और अंदर खाते, चाहे वो कांग्रेस की वोट हो, चाहे वो 2019 की बीजेपी वाली वोट हो और चाहे 2019 की जेजेपी वाली वोट हो, वो वोट हमारे इनेलो को अंडरग्राउंड मिल सकती है। उसी के भरोसे हम मानते हैं कि हमारी वहां पर जीत हो सकती है, हम वहां पर जीत भी सकते हैं। दूसरा जो रेडू साहब, बालसमंद गांव है ना, सबसे बड़ा गांव में से गिना जाता है। 5 पोलिंग स्टेशन वहां पर बने हुए थे। 5 पोलिंग स्टेशन पे हमारी सहयोगी ज्योति वहां पर मौजूद थी। सभी से हमने बात की, तकरीबन सभी से को कवर कर लिया जो भी लाइन्स में लगे हुए थे। 80% के आसपास लोगों का ये कहना था कि हमारा तो एक तरफा सब कुछ जो है वो कुरड़ाराम जी के लिए है, और वो इसलिए क्योंकि कुरड़ाराम इस गांव के हैं, गांव के किसान हैं। लेकिन उनका यह भी कहना था रेडू साहब कि बाहर पता नहीं कुरड़ाराम जी की क्या कुछ सिचुएशन है, आदमपुर में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति नहीं लग रही है, लेकिन उनका गांव उनके साथ खड़ा हुआ है। गांव साथ खड़ा अच्छी बात है, लेकिन गांव भी ये मानता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट नहीं दे रहे कुरड़ाराम जी, और वो वोट केवल कुरड़ाराम जी की है, इंडियन नेशनल लोकदल की नहीं है, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। तो पार्टी कैडर को लेकर जो सवाल उठ रहे थे चुनाव से पहले, वही सवाल आज भी है। मजबूत होने का मौका था, लेकिन चेहरे को इधर से उधर करने में ही सारा का सारा चुनाव निकल गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, चौधरी कुरड़ाराम जी को पंचायत ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दिया है। 52 गांव की पंचायत हुई थी। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथी को चुनाव में उतारिए, हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साथ देंगे, और उन्हीं के निवेदन के ऊपर इनको उम्मीदवार बनाया गया था। और जहां बालसमंद जो हल्के का सबसे बड़ा गांव है, लगभग 12,000 वोटों का गांव है, अगर एक गांव 80% होता है, केशव जी, मैं आपकी बात को बड़ा करते हुए ये कहना चाहूंगा, एक गांव जहां के 12,000 या 11,500 वोटों का गांव है, अगर वो एक तरफा होता तो उसका संदेश जो है बहुत दूर तक जाता है और उसका फायदा हर गांव में मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर जगह फैलेगा। भाई बालसमंद एक तरफा होगा तो उनके अपने रिलेशन होते हैं, उनके यार दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सारे के सारे इंडियन नेशनल लोकदल को पार्टी को वोट देने का काम करेंगे, और इस इलेक्शन में हम बहुत ही अच्छी स्थिति और जीत भी सकते हैं, कि हम इसमें लेकर के आएंगे। मैं रेड्डू जी की बात को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि ये वोट इसको मिलेगा वो उसको मिलेगा, ये मेरा आकलन नहीं है। ये वो सोच सकते हैं कि उनके पक्ष में जाएंगे सारे, ठीक है, ये उनका अधिकार है।
मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, अब मैं दो कंडीशन मान लेता हूँ कि या तो बिश्नोई जीतेंगे या बिश्नोई हारेंगे। बिश्नोई जीतते हैं तो पिछली बार जब कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई थे तो वो 29,000 के मार्जिन से जीते थे पिछली बार का चुनाव, और जबकि ये क्लियर नहीं था कि सरकार किसकी आने वाली है या किसकी होगी। आज के दिन जब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार में अगर जीतते हैं बिश्नोई जी तो सरकार में उनकी भागीदारी होगी, उनकी हिस्सेदारी रहेगी। अगर वो हारते हैं तो 29,000, तो फिर तो उनका चैप्टर क्लोज है। मेरे ख्याल में राजनीतिक कैरियर कुलदीप बिश्नोई जी का खत्म है, ठीक है। लेकिन अगर वो जीतते हैं और 29,000 से कम मार्जिन से जीतते हैं तो भी मैं ये मान के चलूंगा कि वो हार कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ हार है और वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं और वो एक नीचे आता हुआ ग्राफ है बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई के लिए। और हो सकता है फिर अगले चुनाव में योगेश जी ये एक फैक्ट है, भजनलाल परिवार जब अकेले गया है और भजनलाल परिवार जब विद कांग्रेस सिंबल गया है तो सेकंड सिचुएशन के अंदर उनका वोट परसेंटेज ग्राफ बढ़ा है। 7 बार बीजेपी चुनाव लड़ी है, वहां से 7 बार हारी है, लेकिन कांग्रेस जितनी बार लड़ी उतनी बार जीती है। ये सच है, मैं इसीलिए तो जोड़ रहा हूं इस चीज को कि इसका मतलब ये है कि वहां पे कांग्रेस प्लस बिश्नोई एक बड़ी जीत होती है और बीजेपी प्लस बिश्नोई एक छोटी जीत होती है। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि बीजेपी कमजोर हो रही है, बिश्नोई तो जो वोट है वो है ही है। नहीं, बीजेपी प्लस बिश्नोई तो पहली बार हो रहा है अब। हाँ, पहली बार हो रहा है, तो उन्हें 29,000 से ज्यादा पे जीतना चाहिए क्योंकि सारे फैक्टर उनके पक्ष में हैं। वो सरकार में जाएंगे, सरकार का पूरा जैसे भी ये होता है, मैं उसको ये नहीं कहता कि भाई ये नहीं होना चाहिए, हर सरकार करती है, जहां पे भी आप सरकार में हो, कांग्रेस होती तो कांग्रेस के लिए भी काम करती सरकार, तो इसलिए मैं ये इल्जाम नहीं लगाता हूं, वो होता है। तो अगर मान लो उनके पास सारी पावर भी है, सारा का सारा अपना तंत्र भी लगा हुआ है और बीजेपी भी साथ में है, और बीजेपी की कार्यशैली मैं जानता हूं चुनाव की, उससे बड़ी कार्यशैली पूरे दुनिया के अंदर शायद नहीं है किसी के पास। वो सारा कुछ होते हुए भी अगर वो 29,000 से नीचे आते हैं, है तो आम आदमी पार्टी की भी, लेकिन वो गुजरात ना आम आदमी एक वहम है, आम आदमी सिर्फ वहम है। गुजरात चले गए ना सर, वो उनको नहीं, वो सिर्फ वहम है, वो आम आदमी वहम है। दिल्ली कोई स्टेट तोड़ा है, दिल्ली क्या है, 30 बाई 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप कुछ भी झूठ फैलाओ, सच फैलाओ, जो मर्जी कर दो, आप बेवकूफ बनाओ, बन भी जाते हैं लोग, बन भी गए लोग। नहीं, उसको नहीं मानना। आम आदमी की गई थी, केजरीवाल साहब ने कहा था मैं हरियाणा का छोरा हूं, तो एक जोश था। अब 4 दिन बाद हरियाणा का छोरा हूं, हरियाणा को पानी नहीं दूंगा, हरियाणा का छोरा हूं, हरियाणा को पानी दूंगा। मैं कह रहा हूं जूत मारेंगे हरियाणा के लोग उसको, जाके तो दिखाए चुनाव में, उससे पूछेंगे सबसे पहला सवाल कि पानी कहां है, पहले जवाब दे। और जब हरियाणा ने, अभी गर्मियों की बात कर देता हूं, आपने ये सवाल छेड़ दिया, तो अभी इन्हीं गर्मियों में उसने ये कह दिया कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, अब पानी पंजाब से आएगा। अब पंजाब नहीं दे रहा है हरियाणा को, हरियाणा आज पानी बंद कर दे, इन्हें SYL का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं घेराव करे, सारे के सारे लोग मिलके SYL का मुद्दा सॉल्यूशन ला सकते हैं लोग, अगर इनकी मंशा हो तो। आम आदमी की क्या हैसियत है इन दोनों पार्टियों के सामने, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस अगर खड़ी हो, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर लेता हूं, हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पानी ना दे भला, और वो भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हो तब ना दें, ये मेरा अधिकार है। अगर वो 4 बूंद अगर पानी आ रही है तो उनपे 1 बूंद का मेरा हक है, वो मुझे मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पे इन्हें देना पड़ेगा। ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं देंगे? तो ये बकवास करने वाले लोग हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूं। ये कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। चुनाव से पहले जब सत्ता में आए थे, उससे पहले भी ये क्या करते थे, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाया और एकदम बाहर, पिक्चर से ही बाहर हो गए। इन्होंने कम से कम, केजरीवाल ने कम से कम 20 जगह लोगों से माफी मांगी हुई है। तो उस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है? अब केजरीवाल की बात आपने छेड़ दी, मैं ये बात करता हूं कि ये पलायनवादी व्यक्ति है, जो लीडर इनका पलायनवादी है, वो कैसे है? वो इंजीनियरिंग की, उसने एक सीट पे इंजीनियर बना और वो इंजीनियरिंग की सीट खराब की, उसने इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं किया। उसके बाद IRS बना, IRS में उसने कोई काम नहीं किया, छुट्टियों पे रहा और उसमें अपने दूसरे कामों पे लग गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जनता ने बनाया, मुख्यमंत्री छोड़ के वहां प्रधानमंत्री बनने के लिए इलेक्शन लड़ने चला गया। अब वहां पे भी जब दाल नहीं गली, तो अब मुख्यमंत्री है लेकिन डिपार्टमेंट कोई नहीं है, काम कोई नहीं करेगा। दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगा, या गुजरात में मिलेगा, या कहीं और मिलेगा, पंजाब में बैठा मिलेगा। ये कोई तरीका है? अपने मुद्दे पर आ रहे हैं। फाइनल कमेंट में ले रहा हूं एक वंदना जी, शुरुआत कर रहा हूं आपसे, रखिए अपना फाइनल कमेंट। नहीं, ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्योंकि पानी का मामला, SYL का मामला मेरे हरियाणा की जनता, देश से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा सा, आम आदमी पार्टी बची भी है, मैं आक्रोशित थोड़ा सा इसलिए हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं देखिए, मैं फिर लास्ट में जा रहा हूं। चुनाव जो है ना, चुनाव बहुत कांटे का होने वाला है, और इस चुनाव से 2024 वाला जो चुनाव आएगा वो रास्ता खोलेगा।
कांग्रेस की हार हो या जीत हो, बीजेपी की हार हो या जीत हो, दोनों को इससे सबक लेके आगे के अपने रास्ते तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, वंदना जी फाइनल कमेंट। देखिए, सबसे पहले तो केशव, बजरंग दास जी आज कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ हो गए। मुझे लगता है कि रुझान उनको दिख गए होंगे, तो खींच हुड्डा जी पे निकाल नहीं सकते और कांग्रेस दफ्तर में नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात, इन्होंने कहा कि इनके पैरों के नीचे से जमीन नहीं है। अगर आपके पैरों के नीचे जमीन होती तो आप 16th प्लेयर क्यों लाए? दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र हुड्डा को खुला चैलेंज दिया था कुलदीप बिश्नोई से, क्यों नहीं आपने इलेक्शन लड़ लिया आदमपुर से? मुझे इतना सा जवाब दे दीजिए, अगर आपके पैरों के नीचे जमीन थी, अगर आप ये कहते हैं बाबू बेटा ही सब कुछ चला रहे हैं, उनके कहने पर ही पूरी कांग्रेस पार्टी चलती है, उनके कहने पर ही आप जीत जाएंगे, तो क्यों नहीं वो आदमपुर के इलेक्शन में लड़ लिए? मुझे इतना बता दीजिए। और बजरंग दास जी, सारे प्रश्न आपके अपनी तरफ से समझ सकते हैं कि आप पहले कौन से ग्रुप में थे, आप कौन से ग्रुप में हैं। हुड्डा जी को कुछ बोल नहीं सकते, कभी चंद्रमोहन जी पे प्रश्न उठाते हैं, कभी किसी पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि आप अपनी ही पार्टी पे प्रश्न उठा रहे हैं। और ये आप 10 बार उठाइए, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय दो राहे पर हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुध ले सकते, वो जनता की सुध क्या लेंगे? इसलिए आदमपुर की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से विचार करके बहुत अच्छा फैसला लिया है। मोदी जी, खट्टर जी और बिश्नोई जी के गठजोड़ को उन्होंने। रेड्डी साहब फाइनल कमेंट जल्दी से रखिएगा अपनी बात। हाँ, देखिए केशव जी, आदमपुर के इलेक्शन गर्ग साहब आ रहा हूँ, एक बार रेड्डी साहब का कमेंट ले लूं, फिर आ रहा हूँ गर्ग साहब। रेड्डी साहब प्रति, चाहे वो महंगाई की बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी, और स्वयं आदमपुर हल्के का किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। और इसके अलावा 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो काफी घबरा गई थी। उनको लग रहा था कि तुम जो काफी वोटों से हार रहे हो, और उस बौखलाहट के कारण ही इन्होंने ऐसे नेताओं को भी बुलाया जिनको ये बुलाना नहीं चाह रहे थे, जिनको मना कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन की सरकार जीत रही है। गर्ग साहब फाइनल कमेंट जल्दी से, 10 सेकंड केवल। केशव जी, आदमपुर की बहादुर जनता है, इनको पता है किस प्रकार इस सरकार ने किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, आम जनता के साथ जाति की हुई है। इसलिए आदमपुर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का मन पहले से ही बना रखा था, और कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा, इसमें कोई दो बाटी साहब हमारी तकलीफ हो रही है, इनकी तकलीफ भी मिट जाएगी। ठीक है बाटी साहब जल्दी से। रहा है पिछले इलेक्शन अगर आप देखें आदमपुर के अंदर, और अब भी लगभग 73-74% के करीब जो है इस बार भी जो है वोट प्रतिशत रहा है। दोनों बार ऑलमोस्ट बराबर सा रहा है वोट प्रतिशत, न ज्यादा न कम। तो जो वोट प्रतिशत के अनुसार मुझे जो लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी उम्मीदवार जीत रहा है। ठीक है योगेश जी फाइनल कमेंट जल्दी से। योगेश मेरा मानना स्पष्ट है, कांटे की टक्कर है, बहुत जबरदस्त। 5-10 हजार का मार्जिन में फैसला होगा, ये कोई 20-30 हजार का फैसला होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वंदना जी, गर्ग साहब, विजेंद्र जी, उमेश जी, योगेश कौशिक जी चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।